दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अध्ययन के क्रम में इस वीडियो में प्रस्तुत है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति यानी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो आपके आगामी आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है कि यदि कोई हथियार नहीं होंगे तो कोई युद्ध नहीं होगा। ये धारणा किस पर आधारित है? ऑप्शन है सुरक्षा, शक्ति का संतुलन, राष्ट्रवाद या निशस्त्रीकरण। तो सही उत्तर निशस्त्रीकरण यानी डिसआर्मामेंट पर। दोस्तों, यदि कोई हथियार नहीं होंगे तो कोई युद्ध नहीं होगा, ये अवधारणा निशस्त्रीकरण पर आधारित है और युद्ध की आशंका समाप्त करने के लिए सैनिक शक्ति कम और मौजूदा हथियारों में कमी और नियंत्रण करना ही निशस्त्रीकरण कहलाता है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में संतुलन या स्थिरता के निश्चित तत्व के रूप में शक्ति संतुलन का वर्णन किसने किया? ऑप्शन है क्विंसी राइट, जॉर्ज श्वार्ज़ेनबर्गर, एन.जे. स्पाइकमैन या लॉर्ड कास्लेरो। तो सही उत्तर जॉर्ज श्वार्ज़ेनबर्गर। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में संतुलन या स्थिरता के निश्चित तत्व के रूप में शक्ति संतुलन यानी बैलेंस ऑफ पावर का वर्णन जॉर्ज श्वार्ज़ेनबर्गर ने किया है और शक्ति संतुलन का अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सबसे पुराना और महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसकी स्थापना के लिए राज्यों और राष्ट्रों को सदैव प्रयत्नशील रहना पड़ता है। सामान्यतः शक्ति संतुलन बड़े राष्ट्रों के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है सत्ता के लगभग बराबर वितरण के रूप में शक्ति का संतुलन शब्द का उपयोग किसने किया था? ऑप्शन है अर्नेस्ट बी हैस, मार्गेनथाउ, पामर और पार्किंस या फिर आर्गेन्स्की। तो सही उत्तर दोस्तों शक्ति संतुलन शब्द का प्रयोग सबसे पहले मार्गेनथाउ के द्वारा किया गया था। सत्ता के लगभग बराबर वितरण के रूप में शक्ति संतुलन यानी बैलेंस ऑफ पावर शब्द का प्रयोग मार्गेनथाउ ने किया था। मार्गेनथाउ ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांत और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अध्ययन में योगदान दिया। इनकी पुस्तक राष्ट्रों के बीच राजनीति यानी पॉलिटिक्स एमंग नेशन बहुत प्रसिद्ध है और मार्गेनथाउ प्रसिद्ध यथार्थवादी विचारक हैं। अगला प्रश्न है विदेश नीति में लंबी और अल्पकालिक प्रयासों की प्रकृति का निर्धारण क्या करता है? राष्ट्रीय कानून, राष्ट्रीय हित, परिवर्तनीय हित या शांति समझौता। तो सही उत्तर राष्ट्रीय हित यानी नेशनल इंटरेस्ट। दोस्तों, आप जान लीजिए कि किसी देश की विदेश नीति में लंबी और दीर्घकालिक प्रयासों की प्रकृति का निर्धारण राष्ट्रीय हित या नेशनल इंटरेस्ट के द्वारा होता है। विदेश नीति विभिन्न कारणों से निर्धारित होती है: भूगोल, इतिहास, परंपरा, सामाजिक बनावट, राजनैतिक संगठन, अंतर्राष्ट्रीय स्थिति, आर्थिक स्थिति, सैन्य शक्ति, जनता की इच्छा और शीर्ष नेतृत्व का निर्णय। भारतीय विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांतों में विश्व शांति को बढ़ावा देना, गैर उपनिवेशवाद, गैर नस्लवाद, गुटनिरपेक्षता, पंचशील, एफ्रो एशियाई झुकाव, राष्ट्रमंडल से संबंध, संयुक्त राष्ट्र का सहयोग और निशस्त्रीकरण शामिल है। अगला प्रश्न है जॉर्ज और कोहेन, ये विचारक हैं। जॉर्ज और कोहेन ने राष्ट्रीय हित की व्याख्या के 3 तत्वों में किसे शामिल नहीं किया है? ऑप्शन है भौतिक जीविता, स्वाधीनता, आर्थिक निर्वाह और सुरक्षा। तो यहाँ पर आप देखिए सुरक्षा को। जॉर्ज कोहेन ने राष्ट्रीय हित की व्याख्या के 3 तत्वों में भौतिक जीविता यानी फिजिकल सर्वाइवल, स्वाधीनता यानी लिबर्टी और आर्थिक निर्वाह यानी इकोनॉमिक सब्सटेंस को शामिल करते हुए इन्हें अलघुकरणीय राष्ट्रीय हित माना था। सुरक्षा इसमें शामिल नहीं है। एक और महत्वपूर्ण है सिद्धांत है सभी के लिए एक और एक के लिए सभी, यानी वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन। ये किस सिद्धांत पर आधारित है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा सामूहिक सुरक्षा यानी कलेक्टिव सिक्योरिटी। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए सामूहिक सुरक्षा सभी देशों के मध्य पारस्परिक सहयोग पर आधारित रणनीति है। इसका उद्देश्य है किसी भी देश पर किया गया आक्रमण सब पर आक्रमण माना जाएगा और आक्रमणकर्ता के खिलाफ सभी देश एकजुट होकर प्रतिकार करेंगे। इस तरह से सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत सभी के लिए एक और एक के लिए सभी पर आधारित है। अगला प्रश्न है कौन सा हित प्राथमिक और अस्थायी दोनों हितों से उभर सकता है? आपको बताना है। ऑप्शन है परिवर्तनीय हित, समान हित, पूर्व पूरक हित या विशिष्ट हित। तो सही उत्तर परिवर्तनीय हित ऑप्शन ए।
दोस्तों, एक निश्चित परिस्थिति में राष्ट्रीय हित के लिए इससे महत्वपूर्ण माना जाता है। इस अर्थ में परिवर्तनीय हित प्राथमिक और अस्थायी हित दोनों से अलग हो सकता है। ये परिवर्तनशील हित मुख्य रूप से व्यक्तित्व, सार्वजनिक राय, अनुभागी हित, पक्षपातपूर्ण राजनीति, राजनीतिक और नैतिक लोकमार्ग जैसे कारकों से निर्धारित होते हैं। अगला प्रश्न है कि किसे अंतर्राष्ट्रीय कानून यानी इंटरनेशनल लॉ का जन्मदाता माना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जीन बोदा, ह्यूगो ग्रोसियस, मैकियावेली या उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो सही उत्तर ह्यूगो ग्रोसियस। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय कानून का जन्मदाता ह्यूगो ग्रोसियस को माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून, जिसे राष्ट्रों के कानून के रूप में जाना जाता है, राष्ट्रों के बीच संबंधों में आमतौर पर स्वीकृत मानदंडों और मानकों का समूह है। ये युद्ध, कूटनीति, व्यापार और मानवाधिकार सहित विभिन्न क्षेत्रों में राज्यों के लिए मानक दिशा निर्देश और एक सामान्य वैचारिक ढांचा स्थापित करता है। इसका उद्देश्य स्थिर, सुसंगत और संगठित अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बढ़ावा देना है। तो याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय कानून का जन्मदाता ह्यूगो ग्रोसियस को माना जाता है। अगला प्रश्न है, समत्व से असमत्व में निरंतर परिवर्तित होने वाला निम्न में से क्या है? शक्ति का संतुलन, राष्ट्रीय हित, गुटनिरपेक्ष आंदोलन या शीत युद्ध? तो सही उत्तर शक्ति संतुलन यानी बैलेंस ऑफ पावर। दोस्तों, सामान्य तौर पर शक्ति संतुलन को विभिन्न देशों के मध्य शक्ति की समानता के रूप में जाना जाता है। इसके अंतर्गत प्रत्येक अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अधिकतम शक्ति अर्जित करना चाहता है और इस प्रक्रिया में शक्ति संतुलन समत्व से असमत्व में निरंतर परिवर्तित होता रहता है। तो याद रखिएगा, समत्व से असमत्व में निरंतर परिवर्तित होने वाला शक्ति का संतुलन है। अगले प्रश्न पर आते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सामूहिक सुरक्षा में से किससे अधिक व्यवस्थित है? सामूहिक सुरक्षा निम्न में से किससे अधिक व्यवस्थित है, आपको बताना है। शक्ति का संतुलन, राष्ट्रवाद, अंतर्राष्ट्रीय कानून या निशस्त्रीकरण? तो याद रखिएगा, सामूहिक सुरक्षा शक्ति संतुलन से अधिक व्यवस्थित है। दोस्तों, सामूहिक सुरक्षा और शक्ति संतुलन दोनों ही शक्ति प्रबंधन के साधन हैं, किंतु सामूहिक सुरक्षा शक्ति के संतुलन से अधिक व्यवस्थित है। सामूहिक सुरक्षा से जुड़ी कार्रवाई किसी न किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था, यूएनओ या कानून के अंतर्गत होती है, जबकि शक्ति संतुलन राष्ट्रों के मध्य स्वतः परिवर्तित होता है, जिससे बड़े युद्ध का खतरा बना रहता है। अगला प्रश्न है, उन लक्ष्यों और उद्देश्यों या साध्यों के बारे में दूसरों को समझाने की कला क्या है जो सुरक्षित होने के लिए वांछित है? ऑप्शन है नाकाबंदी, कूटनीति, विदेशी सहायता या प्रचार प्रसार? तो सही उत्तर प्रचार प्रसार। दोस्तों, राष्ट्रीय हित यानी नेशनल इंटरेस्ट को सुरक्षित रखने के संदर्भ में उन लक्ष्यों या उद्देश्यों जो सुरक्षित होने के लिए वांछित है उसके बारे में दूसरों को समझाने की कला प्रचार प्रसार या प्रोपोगेंडा है। ये वस्तुतः एक प्रकार से विक्रय कला या सेल्समैनशिप है, जिसके माध्यम से वांछित राष्ट्रीय लक्ष्यों को सुरक्षित करने के लिए अन्य राष्ट्रों को प्रभावित किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, शक्ति संतुलन व्यवस्था के संतुलन का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला साधन क्या है? ऑप्शन देखिए, युद्ध, शांति, सहबंध या तटस्थीकरण? तो सही उत्तर सहबंध। सहबंध शक्ति संतुलन व्यवस्था के संतुलन का सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला साधन है। जब कोई राज्य ये महसूस करता है कि वो बड़े राज्य से मुकाबला नहीं कर सकता, तब वह सुरक्षा का लक्ष्य पाने के लिए किसी शक्तिशाली राज्य से सहबंध स्थापित करता है ताकि वो सुरक्षित रह सके। अगला प्रश्न है, किस वर्ष रूस ने घोषणा की कि अब वह नाटो देशों में हथियारों को लक्षित नहीं करेगा? वर्ष है 1997, 1998, 1999 या 2000? तो सही उत्तर 1997। दोस्तों, शीत युद्ध की समाप्ति के बाद मई 1997 में पेरिस में आयोजित नाटो सम्मेलन में नाटो और रूस के मध्य पारस्परिक संबंधों और सुरक्षा के लिए सहयोग के भावी रोडमैप पर हस्ताक्षर किए गए और इस संदर्भ में रूस ने घोषणा की कि अब नाटो देशों में वो हथियारों को लक्षित नहीं करेगा। अगला प्रश्न है, निम्न में किन देशों के मध्य फरक्का विवाद है, आपको बताना है। भारत बांग्लादेश, भारत चीन, भारत मालदीव और भारत नेपाल? तो याद रखिएगा, फरक्का विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच है।
फरक्का विवाद भारत और बांग्लादेश के मध्य पानी के बंटवारे से संबंधित है। फरक्का बांध के द्वारा गंगा नदी के पानी को हुगली नदी के बहाव को बनाए रखने के लिए छोड़ दिया जाता है। कोलकाता बंदरगाह का संचालन हुगली नदी के जलस्तर पर निर्भर है और इस प्रक्रिया में बांग्लादेश में गंगा नदी जल का प्रवाह कम हो जाता है और वहाँ सूखे की समस्या उत्पन्न हो जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस देश से भारत ने 1992 में पूर्ण कूटनीतिक संबंध स्थापित किया? ऑप्शन है देखिए, ताइवान, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका या फिर इजराइल। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो सही उत्तर इजराइल। 29 जनवरी 1992 को भारत के विदेश सचिव द्वारा इसराइल के साथ पूर्ण कूटनीतिक संबंध स्थापित करने के लिए भारत सरकार के निर्णय की घोषणा की गई। इसके बाद इजराइल के साथ सुसुप्त संबंधों में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक युग का सूत्रपात हुआ। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन अंतर्राष्ट्रीयतावाद में विश्वास रखता था? ऑप्शन है वुडरो विल्सन, रूसो, बुल या कार। तो सही उत्तर वुडरो विल्सन। दोस्तों, वुडरो विल्सन आदर्शवादी विचारक हैं। ये अंतर्राष्ट्रीयतावाद में विश्वास करते थे। ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के आदर्शवादी दृष्टिकोण के समर्थक थे। आदर्शवाद अंतर्राष्ट्रीय समाज का एक ऐसा चित्र प्रस्तुत करता है जो शक्ति की राजनीति यानी पावर पॉलिटिक्स, अनैतिकता यानी इमोरलिटी और हिंसा यानी वायलेंस से मुक्त हो, तभी इसे शांतिमय रखा जा सकता है। तो याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीयतावाद में विश्वास रखने वाले विचारक वुडरो विल्सन हैं। अगला प्रश्न है कि ये किसने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीयतावाद का मार्ग राष्ट्रवाद से गुजरता है? ऑप्शन है F.L. सूमा, A.E. जिमर्न, मार्टिन किंगसले या R.M. हचिंस। तो सही उत्तर A.E. जिमर्न। दोस्तों, A.E. जिमर्न का विचार है कि अंतर्राष्ट्रीयतावाद राष्ट्रवाद का ही विस्तारित रूप है और यहाँ पहुँचने के लिए राष्ट्रवाद के मार्ग से गुजरना पड़ेगा। अगला प्रश्न है कि 1688 में हुई गौरवपूर्ण क्रांति का संबंध किस देश से था? आपको बताना है। आप सभी लोग जानते भी होंगे दोस्तों, 1688 में जो गौरवपूर्ण या ब्लड रेस रक्तहीन क्रांति हुई थी, इसका संबंध इंग्लैंड से है। दोस्तों, आप जान लीजिए, जेम्स द्वितीय के शासनकाल 1685 से 1688 में राजा और ब्रिटिश संसद के मध्य जो संघर्ष था वो अपने चरम बिंदु पर पहुंच गया था। उसकी निरंकुशता, अड़ियलपन और मनमाने ढंग से त्रस्त होकर जनता ने विद्रोह कर दिया था और इसी के परिणाम स्वरूप जेम्स द्वितीय की पुत्री मरियम यानी मेरी और उसके पति विलियम को इंग्लैंड की सत्ता प्राप्त हुई थी। तो याद रखिएगा, 1688 में गौरवपूर्ण क्रांति का संबंध इंग्लैंड से है। अगला प्रश्न है दोस्तों, शक्ति संतुलन की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा साधन नहीं है? ऑप्शन है देखिए, विभाजन तथा शासन की नीति, मध्यवर्ती राज्य, उदारीकरण की नीति या हस्तक्षेप। तो सही उत्तर उदारीकरण की नीति। दोस्तों, उदारीकरण की नीति शक्ति संतुलन की स्थापना का साधन नहीं है, जबकि विभाजन और शासन की नीति, मध्यवर्ती राज्य यानी बफर स्टेट और हस्तक्षेप ये राज्यों के मध्य शक्ति संतुलन के साधन हैं। इसके अतिरिक्त क्षतिपूर्ति, शस्त्रीकरण और मैत्री संधियां भी शक्ति संतुलन के प्रमुख साधन हैं। अगला प्रश्न है, सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था अनुमति नहीं देती है किसे? ऑप्शन है शस्त्रीकरण की, तटस्थता की, ए और बी दोनों की या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर तटस्थता की। दोस्तों, सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था तटस्थता की अनुमति नहीं देती। सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था के तहत विभिन्न राष्ट्र सामूहिक रूप से मिलकर किसी संभावित आक्रमण से मुकाबला करने के लिए कृत संकल्प होते हैं और इसके तहत किसी एक के विरुद्ध किया गया आक्रमण सभी के विरुद्ध आक्रमण माना जाता है और उस आक्रमण का सभी लोग मिलकर सामूहिक रूप से मुकाबला करते हैं। इसके तहत आक्रमण से रक्षा के लिए शस्त्रीकरण को आवश्यक माना जाता है। अगला प्रश्न है, एक कथन है, यहाँ एक दैत्य सो रहा है, सोने दो क्योंकि यदि वह जग गया तो दुनिया को हिला देगा। ये कथन किसके बारे में है? तो सही उत्तर ये चीन के बारे में है। आप देखिए, यहाँ एक दैत्य सो रहा है, उसको सोने दो क्योंकि यदि यह जग गया तो दुनिया को हिला देगा। नेपोलियन ने ये कथन चीन के संदर्भ में कहा था। अगला प्रश्न है, फ्रांस की राज्य क्रांति का स्वरूप कैसा था? तो आप जानते हैं फ्रांस की राज्य क्रांति का स्वरूप जो है बुर्जुआ या मध्यम वर्गीय था
और 16वीं 17वीं शताब्दी में फ्रांस में मध्य वर्ग सचेत और सुसंगठित हो चला, क्योंकि बढ़ता हुआ व्यवसाय उसके हाथ में था। लेकिन इस समय राजतंत्र का केंद्रीकरण बढ़ता जा रहा था। पुरातन सामंती व्यवस्था में बुर्बो वंश का लुई 14वां जैसे शासक यहाँ हुए, जो कहता था कि मैं ही राज्य हूँ। लुई 16वां के काल में 1789 में फ्रांस में क्रांति हुई, और फ्रांस की क्रांति में वैचारिक योगदान रूसो, वाल्टेयर और मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि ये मानने के लिए कारण है कि राष्ट्र का युग अब समाप्ति की ओर है। यहाँ पर देखिए ये सही नहीं है। कारण है कि राष्ट्रवाद के कारण नए राज्यों का जन्म, साम्राज्यों के विघटन और सीमाओं का पुनर्निर्धारण हुआ है, तो बिल्कुल सही। यहाँ पर ए गलत लेकिन आर सही है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। जिस प्रकार परिवार और समुदाय अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं, उसी प्रकार राष्ट्र का अस्तित्व भी बना रहेगा। इन सभी संस्थाओं का संबंध भावनात्मक स्थिति से है, जिसे कभी समाप्त नहीं किया जा सकता है। इसलिए ए गलत और आर सही हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। विकासशील देशों के अल्प विकास का कारण क्या है? ऑप्शन है ढांचागत सुविधाओं का अभाव, परंपरागत कृषि, दक्ष और ईमानदार प्रशासकों का अभाव, या इनमें से सभी। तो सही उत्तर इनमें से सभी। दोस्तों, विकासशील देशों के अल्प विकास के लिए अनेक कारण उत्तरदायी हैं। ढांचागत सुविधाओं का अभाव, परंपरागत कृषि, दक्ष और ईमानदार प्रशासकों का अभाव, लोगों के जीवन प्रत्याशा में कमी, शिक्षित और स्तरीय शिक्षा का अभाव, कम प्रति व्यक्ति आय, ये सभी जो है विकासशील देशों के अल्प विकास या अंडर डेवलपमेंट का कारण है। अगला प्रश्न है 1965 में भारत पाक युद्ध के समय पाकिस्तान का शासक कौन था? ऑप्शन देखिए, याहिया खान, जेड ए भुट्टो, सिकंदर मिर्जा या अयूब खान। तो सही उत्तर अयूब खान। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय पाकिस्तान के शासक या राष्ट्रपति अयूब खान थे। वे 27 अक्टूबर 1958 से 25 मार्च 1969 तक लगातार 2 कार्यकाल के लिए पाकिस्तान के राष्ट्रपति रहे थे। अगला प्रश्न है भारत पाकिस्तान संबंधों के विषय में द्विपक्षीयता के सिद्धांत का निम्न में से किस में समावेश किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत पाकिस्तान संबंधों के विषय में द्विपक्षीयता के सिद्धांत का किसमें समावेश किया गया? ताशकंद समझौता, शिमला समझौता, कश्मीर पर संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रस्ताव या गुजराल सिद्धांत। तो सही उत्तर शिमला समझौता में। दोस्तों, आप जान लीजिए कि 1972 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान के मध्य शिमला में एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जिसे शिमला समझौता कहते हैं। इसमें भारत की तरफ से इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की तरफ से जेड ए भुट्टो यानी जुल्फिकार अली भुट्टो ने हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते में भारत पाकिस्तान संबंधों के विषय में द्विपक्षीयता के सिद्धांत का समावेश किया गया था। और इस समझौते के जो प्रमुख प्रावधान थे उनके बारे में आप जान लीजिए कि दोनों देश अपने संघर्ष और विवाद समाप्त करने का प्रयास करेंगे। उपमहाद्वीप में अस्थायी मित्रता के लिए कार्य किया जाएगा। एक दूसरे के विरुद्ध बल का प्रयोग नहीं करेंगे और न ही प्रादेशिक अखंडता की अवहेलना करेंगे। व्यापार और संचार को बढ़ावा दिया जाएगा। आर्थिक, सांस्कृतिक, व्यावसायिक संबंधों को बेहतर बनाया जाएगा और दोनों अपने विवादित मुद्दों को शांतिपूर्ण ढंग से द्विपक्षीय बातचीत के माध्यम से निपटाएंगे। तो याद रखिएगा, भारत पाकिस्तान संबंधों में द्विपक्षीयता के सिद्धांत का जो समावेश है वो शिमला समझौता 1972 में भारत पाकिस्तान युद्ध के मध्य बाद हुआ था। अगला प्रश्न है बांग्लादेश में 1971 में भारत के हस्तक्षेप का कारण क्या था? ऑप्शन है शक्ति संतुलन के लिए हस्तक्षेप, मानवीय हस्तक्षेप, वित्तीय हस्तक्षेप या आत्मरक्षा के लिए। तो सही उत्तर आत्मरक्षा के लिए हस्तक्षेप। वर्ष 1955 में पाकिस्तान सरकार ने पूर्वी बंगाल का नाम बदलकर पूर्वी पाकिस्तान कर दिया। पाकिस्तान द्वारा पूर्वी पाकिस्तान की उपेक्षा और दमन की शुरुआत यहीं से हुई। यही तनाव 70 का दशक आते आते अपने चरम पर पहुंच गया। पाकिस्तानी शासक याहिया खान द्वारा लोकप्रिय अवामी लीग और उसके नेताओं को प्रताड़ित किया जाने लगा। इसी के फलस्वरूप बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की अगुवाई में बांग्लादेश का स्वाधीनता आंदोलन शुरू हुआ। बांग्लादेश में खून की नदियां बहीं, लाखों बंगाली मारे गए और वर्ष 1971 के खूनी संघर्ष में 10 लाख से ज़्यादा बांग्लादेशी शरणार्थी भारत में शरण लेकर रहने लगे।
इन शरणार्थियों की समस्या न केवल एक आर्थिक समस्या थी, बल्कि भारत के लिए यह राजनीतिक स्थायित्व के एकीकरण की भी समस्या थी। इसलिए भारत को इस संघर्ष में आत्मरक्षा के लिए हस्तक्षेप करना पड़ा, जिसके फलस्वरूप 1971 का भारत पाकिस्तानी युद्ध हुआ था। पाकिस्तानी सेना ने अंततः 16 दिसंबर 1971 को भारतीय सेना के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके बाद बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना और मुजीबुर रहमान इसके प्रथम प्रधानमंत्री बने। अगला प्रश्न है, भारत श्रीलंका समझौता संपन्न हुआ था? तो सही उत्तर 1987 में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप जान लीजिए दोस्तों। भारत श्रीलंका के बीच तमिल जाति समस्या से उत्पन्न तनाव को दूर करने के लिए भारत श्रीलंका समझौते पर कोलंबो में 29 जुलाई 1987, डेट याद रखिएगा, 29 जुलाई 1987 को तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी और श्रीलंका के राष्ट्रपति जयवर्धने ने हस्ताक्षर किए। इस समझौते के अंतर्गत भारत ने अपनी शांति सेना को श्रीलंका भेजा था। अगला प्रश्न है, मित्र राष्ट्रों द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की व्यवस्था बनाने में किस सम्मेलन का महत्वपूर्ण योगदान था? माल्टा सम्मेलन 1945, याल्टा सम्मेलन 1945, पेरिस सम्मेलन 1943 या वियना सम्मेलन 1944? तो सही उत्तर याल्टा सम्मेलन 1945। दोस्तों, मित्र राष्ट्रों के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की व्यवस्था बनाने के लिए रूस के क्रीमिया प्रायद्वीप के याल्टा नामक स्थान पर 4 से 11 फरवरी 1945 के मध्य एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत सोवियत संधि पर कब हस्ताक्षर हुए थे? 1955, 1972, 1971 और 1969 में? तो सही उत्तर 1971 में। भारत और सोवियत संघ के मध्य संबंधों में महत्वपूर्ण बात यह है कि 9 अगस्त 1971 में सोवियत संघ और भारत के बीच शांति, मैत्री और सहयोग के बारे में एक संधि पर हस्ताक्षर किए। इससे भारतीय उपमहाद्वीप में शांति और स्थिरता स्थापित होने में बड़ी मदद मिली। इसमें भारत के विरुद्ध किसी आक्रमण का खतरा उत्पन्न होने पर रूस द्वारा सहयोग का आश्वासन भी मिला था। तो याद रखिएगा दोस्तों, भारत सोवियत संघ पर हस्ताक्षर 1971 में हुआ था और ये भारत सोवियत संघ की मैत्री संधि कही जाती, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है भारतीय उपमहाद्वीप के लिए। अगला प्रश्न है, चीन के नेताओं की भारत यात्रा के दौरान किन स्थानों पर चीनी सेनाओं की घुसपैठ की समस्या हुई थी? तो सही उत्तर है लद्दाख के डेप्सांग और चुमार में। दोस्तों, आप जान लीजिए, चीन के नेताओं की भारत यात्रा के समय जिन स्थानों पर घुसपैठ हुई थी वे जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख क्षेत्र में आते हैं और उनके नाम डेप्सांग और चुमार हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। मार्शल योजना या मार्शल प्लान का संबंध किससे है? तो सही उत्तर पश्चिमी यूरोप की सहायता से। अमेरिकी विदेश सचिव जॉर्ज मार्शल ने 5 जून 1947 को अपनी योजना की घोषणा हार्वर्ड विश्वविद्यालय में की। इस योजना को यूरोपीय पुनरुत्थान योजना या यूरोपियन रिकवरी प्लान के नाम से जाना जाता है, जिसे सामान्यतः मार्शल योजना कहते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए, भूतपूर्व सोवियत संविधान ने अपनी संघीय इकाइयों को कुछ ऐसे अधिकार दिए थे जो भारतीय तथा अमेरिकी संघों ने अपनी इकाइयों को नहीं दिए हैं। ये 2 अधिकार कौन हैं? ऑप्शन है, देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। विदेशी शक्तियों के साथ संबंध स्थापित करना, संघ से अलग हो सकना, अलग सेना रखना और किसी क्षेत्रीय संगठन में शामिल होना। तो 1 और 2 आपके सही हैं। दोस्तों, आप जान लीजिए कि भूतपूर्व सोवियत संघ के संविधान में संघीय इकाइयों यानी राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार दिया गया था। साथ ही संघीय इकाइयां विदेशी शक्तियों के साथ संबंध स्थापित कर सकती थीं। इसलिए स्पष्ट है कि कथन 1 और 2 सही हैं और ये अधिकार भारतीय और अमेरिकी संघों ने अपने इकाइयों को नहीं दिया है। अगला प्रश्न है, मिखाइल गोर्बाचेव ने प्रस्तावित किया था क्या? तो याद रखिएगा, ग्लासनास्त और पेरेस्त्रोइका।
दोस्तों, सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव ने पेरेस्त्रोइका यानी पुनर्निर्माण और ग्लासनोस्त यानी खुलापन नामक कार्यक्रमों को प्रारंभ किया। पेरेस्त्रोइका के द्वारा गोर्बाचोव आर्थिक विकास को तेज करके आर्थिक पुनर्निर्माण चाहते थे और ग्लासनोस्त पेरेस्त्रोइका इसका सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में विस्तार था। अगला प्रश्न है 1967 में जब आसियान की स्थापना हुई तो कौन सा देश इसका सदस्य नहीं था। ऑप्शन है, आप देखिए, मलेशिया, सिंगापुर, लाओस या फिलीपींस। तो सही उत्तर लाओस। आसियान का पूरा नाम एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस यानी आसियान है। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। ये दक्षिण पूर्वी एशिया का एक क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग संगठन है। इसका उद्देश्य पूरी तरह से असैनिक है। 8 अगस्त 1967 को दक्षिण पूर्वी एशिया के 5 देशों इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड के सहयोग से इसकी स्थापना हुई। वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 10 है। इसका केंद्रीय सचिवालय जकार्ता यानी इंडोनेशिया में है। ब्रुनेई 1994 में, वियतनाम 1995 में, लाओस और म्यांमार 1997 में, कंबोडिया 1999 में इसका सदस्य बना। और आप जान लीजिए, भारत, चीन के अतिरिक्त यूरोपीय संघ और जापान इसके पूर्ण वार्ता साझेदार हैं। अगला प्रश्न है, G15 देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन 1990 कहाँ आयोजित किया गया था। तो उत्तर है कुआलालंपुर, मलेशिया में। G15 का गठन बेलग्रेड में सितंबर 1989 में किया गया और गुटनिरपेक्ष आंदोलन के 9वें शिखर सम्मेलन में इसका गठन किया गया था। इसका उद्देश्य दक्षिण दक्षिण सहयोग और उत्तर दक्षिण संवाद स्थापित करना है। G15 देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में 1 से 3 जून 1990 को आयोजित हुआ। प्रारंभ में G15 में 15 सदस्य थे, लेकिन वर्तमान में इसके 17 सदस्य हैं। अगला प्रश्न है, उरुग्वे चर्चा के दौर का परिणाम क्या हुआ, आपको बताना है। तो उरुग्वे चर्चा के दौर का परिणाम विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की स्थापना है। बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के 8वें और अंतिम चक्र का प्रारंभ दिसंबर 1986 में पुंटा डेल एस्टे उरुग्वे में हुआ और अंतिम रूप से उरुग्वे समझौते पर अप्रैल 1994 में मराकेश यानी मोरक्को में हस्ताक्षर किए गए। इसी समझौते पर 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई। तो याद रखिएगा, एक और महत्वपूर्ण तथ्य है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। अगला प्रश्न है, नाटो संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे, आपको बताना है। सन 1948 में, 1949 में, 1950 में या 1951 में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1949 में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक सैन्य संगठन है। इसकी स्थापना याद रखिएगा 4 अप्रैल 1949 को उत्तर अटलांटिक संधि पर हस्ताक्षर के साथ हुई थी। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। इस संगठन के अंतर्गत सामूहिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से सदस्य राज्य बाहरी हमले की स्थिति में सहयोग करने के लिए सहमत होंगे। वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 30 है। मोंटेनेग्रो 5 जून 2017 को इसका 29वां और मैसिडोनिया 6 फरवरी 2019 को इसका 30वां सदस्य बना। और नाटो की जब स्थापना हुई थी तो इसकी सदस्य संख्या 12 थी। जेंस स्टोल्टेनबर्ग वर्तमान में इसके महासचिव हैं। अगला प्रश्न है, सेंटो की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखिएगा 1955। सेंटो इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इस संधि का जन्म 1955 को बगदाद समझौते के रूप में हुआ। ये एक सैनिक संधि थी। तुर्की, ईरान, ब्रिटेन और पाकिस्तान ने मिलकर इसे सेंटो नाम दिया था। अगला प्रश्न और आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है, कौन सा सैन्य संगठन नहीं है, नाटो, सेंटो, सीटो या अमेरिकी राज्यों का संगठन। तो आप जान लीजिए, अमेरिकी राज्यों का संगठन ये सैन्य संगठन नहीं है। नाटो, सीटो और सेंटो ये सैन्य संगठन के उदाहरण हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के क्रम में इस वीडियो में हमने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और इससे संबंधित विभिन्न मुद्दों पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है। ये प्रश्न आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे TGT, PGT, LT ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट JRF राजनीति विज्ञान के लिए बहुत ही उपयोगी हैं।
आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।